हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का बिहार के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। भाई कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, जबरदस्त हो गए, एकदम बढ़िया हंसते मुस्कुराते खुश रहा करो। तो भाई आपकी प्यारी वैष्णवी मैम लेकर आई हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर वन शॉट में, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। और इस चैप्टर में हम वन के बारे में ही पढ़ेंगे। बोले तो फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और वहां पर कैसी कैसे टाइप की आपको प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। और उसके बाद वन्य जीव मतलब कि उसी वन में रहने वाले जो जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, वो किस तरीके के हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो भैया तुम दिल थाम के बैठ जाओ आराम से, बढ़िया से सारी पढ़ाई हम यहाँ पर करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर करने वाले हैं। और वैसे भी संसाधन के बारे में तो आपको पता होगा, क्योंकि इसके पहले कि हमने जो हमने चैप्टर पढ़ा, संसाधन वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, बाकी जल संसाधन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो संसाधन के बारे में तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है कि ऐसी कोई भी वस्तु हमारे वातावरण की जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। ठीक है। तो वन और वन्य जीव किस तरीके से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उस चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो भाई शुभारंभ किया जाए इस चैप्टर का। सबसे पहले मैप के साथ हम इसका शुभारंभ करेंगे। मैप देखेंगे, मैप को समझेंगे और इस मैप में तुम्हें अलग अलग तरीके के जो है वन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अभी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कितने तरीके के वन होते हैं और पांच मेन तो तुम्हें पांच तरीके के वन देखने को मिलते हैं और उन्हीं का तुम्हें यहाँ पर पूरा एक एक तरीके से बायोडाटा देखने को मिल रहा है पूरा मैप में, कि आपको किस किस तरीके का यहाँ पर मैप देखने को, मतलब एक वन देखने को मिल रहे हैं। पूरा आप ग्रीन वाला कलर देख सकते हो ना, ग्रीन कलर है, येलो में है और कुछ आपको पर्पल शेड में भी देखने को मिल रहा है। तो ये मैप आपको तब समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे कि वन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। तो हम जब उस टॉपिक पर आएंगे देन दोबारा से हम इस मैप को देखेंगे और समझेंगे कि वन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है। तो भाई सीधा आगे बढ़ते हैं और सीधा स्टार्ट कर लेते हैं भाई जो हमारा चैप्टर है। अगर हम बात करें बच्चा तो ध्यान से इसको सुनना और समझना कि वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। भाई कुछ तो बात होगी कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में जो लंग्स है हमारी, आपकी प्यारी करिश्मा मैम ने आपको समझाया होगा ना लंग्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। हमसे इसी के जरिए हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, राइट। सांस अंदर लेना, सांस बाहर खींचना। ऑक्सीजन लेवल जो है, मतलब एक ऑक्सीजन जो हमारा ये ऑब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो बाहर जो है निकालता है। तो मेन फेफड़े का काम क्या होता है बच्चा? ये हमें सांस लेने में मदद करता है, राइट। तो वन वन की वजह से क्या है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एमिट आउट करते हैं, उसे वो बाहर निकालते हैं। ठीक है। वो ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे तो जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। तो वन हमारे लिए एक फेफड़े के तौर पर काम करते हैं, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देखने को मिलती है, राइट। वन तथा वन्य प्राणी क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसे हम दोबारा से नया बना सके। तो ये हमारे क्या है, एक नवीकरणीय टाइप के संसाधन देखने को मिलते हैं। किसी वृहत क्षेत्र में जब पेड़ पौधे तथा झाड़ियों का विस्तार प्राकृतिक रूप में देखने को मिलता है तो उसे वन कहा जाता है। तो प्रॉपर परिभाषा भी है इसकी कि वन हम किसे बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी पेड़ लगा हो तो हम उसे वन बोल दें, या हमने खुद से भाई अगर इतने सारे पेड़ लगा दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, तो हम उसे वन बोल दें ना। हर एक कहीं पर भी हम किसी भी पेड़ को हम वन की कैटेगरी में नहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। वन हम उसे बोलते हैं जब प्राकृतिक रूप से क्या है, बहुत सारे पेड़ यहाँ पर उगते हैं, राइट। पेड़ों का विस्तार होता है, झाड़ियों का विस्तार होता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है। तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं, उसे हम वन की कैटेगरी में रखते हैं। समाज के लोगों के द्वारा जब कृत्रिम रूप से
पेड़ पौधों का विकास किया जाता है तो उसे वानिकी कहा जाता है। अब तुम ध्यान से समझ लेना कि अगर प्रकृति जो है पेड़ों को लगा रही है, पेड़ों का विस्तार कर रही है, उस क्षेत्र को हम वन बोलेंगे। लेकिन अगर ये मानव के द्वारा हो रहा है, मानव अगर पेड़ों को लगा रहा है, आर्टिफिशियली बोले तो कृत्रिम रूप से लगा रहा है, तो उस क्षेत्र को हम वानिकी बोलते हैं। तो वन और वानिकी दोनों में अंतर होता है और इसे प्लीज अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखना, ठीक है। चलो भाई, तो विश्व में सर्वाधिक वनों का विस्तार कहाँ है? रूस में देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको वन कहाँ देखने को मिलेंगे? तो रूस में देखने को मिलते हैं, जहां क्या है 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में आपको वनों का विस्तार, फॉरेस्ट का विस्तार देखने को मिलता है। कितने में? 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में आपको जो है वन देखने को मिलते हैं। वन क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान क्या है? 10वां है। ये जरूर याद रखिएगा कि अगर भारत की रैंकिंग पूछी जाती है, चलो ठीक है, नंबर 1 पर तो हमें पता चल गया रशिया है। अगर भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे कि भारत का स्थान जो है वो 10वां स्थान है वनों के मामले में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वन का क्षेत्रफल आपको 68 करोड़ हेक्टेयर का देखने को मिलता है। मतलब कि भारत में अगर पूछा जाए कि वनों का विस्तार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आप बताओगे कि वो 68 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आपको वनों का विस्तार भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में क्या है, जो मध्य प्रदेश राज्य है, हमें पता है कि मध्य प्रदेश में आपको जंगल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर ये पूछा जाए कि वनों का क्षेत्रफल पूरे भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, तो नाम आएगा मध्य प्रदेश का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वनों का प्रतिशत सर्वाधिक कितना ज्यादा है, परसेंटेज में, ठीक है, वनों का प्रतिशत कितना सबसे ज्यादा है, तो उसमें आएगा आपका मिजोरम। दोनों सवाल अलग हैं और दोनों का जवाब भी अलग होगा। जब भी क्षेत्रफल की बात करी जाएगी, वनों के विस्तार की बात करी जाएगी, तो नंबर 1 पर आएगा मध्य प्रदेश। लेकिन जब भी वनों के प्रतिशत की बात करी जाएगी, तो उसमें सर्वाधिक कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो मिजोरम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका रहा मध्य प्रदेश का वन वाला क्षेत्र पूरा, ठीक है। अब एक ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट देख रहे होगे, ये ग्रीन ग्रीन वाला जो पार्ट है ये पूरा वनों से भरा हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर वन कितने ज्यादा है, यहाँ पर वन का क्षेत्रफल का विस्तार कितना ज्यादा है। क्लियर हो गया? ये आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। डन? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और बढ़िया मजे लेकर पढ़ाई करते रहो। ज्योग्राफी का इतना प्यारा प्यारा चैप्टर है, छोटू छोटू सा चैप्टर है, क्या जा रहा है, आराम से पढ़ो, सुनो समझो बस केवल, ठीक है। चलो अच्छा, एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, वानिकी रिपोर्ट आ रही है 1948 ईस्वी में। इसमें क्या है, विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में वन का विस्तार था, ऐसी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। कब की बात की जा रही है? वानिकी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया कि 1948 में क्या था, विश्व में लगभग जो वन का क्षेत्रफल था वो 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, राइट। 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ क्या है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% है। ये कितना है? ये विश्व के पूरे वनों के क्षेत्रफल का 20% यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम 2001 की बात करें, यहाँ क्या है, भारत के 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, वन का विस्तार है। क्या बोल रहा है, टोटल क्या बोल रहा है बच्चा, कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि जो भारत में जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कुल 19.27 जो प्रतिशत है वो वनों का क्षेत्रफल है, वनों का वहां पर विस्तार है। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 20, ठीक है, बोले तो 20.60% पर आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है, इसका विस्तार देखने को आपको मिल रहा है। तो ये आपका मेनली डाटा था, उसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में बैठ जाए डाटा बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठता है तो उसे जाने दो, एग्जाम टाइम पे आप उसे एक बारी से देख लेना, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो समझने वाली चीज है उसको आप समझो, बाकी जो ऐसे सिर्फ देखने वाली चीज है, देखना है सुनना है बस, वो देखने सुनने के टाइम पर ही उसे रखो, ठीक है। चलो अच्छा, वन प्रबंधन और संरक्षण के दृष्टिकोण से वनों को क्या है, 3 वर्गों में बांटा गया है, राइट। 3 वर्गों में क्या है, वनों को बांटा गया है। कैसे कि एक है तुम्हारा क्या, संरक्षित बोले तो रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, वो आपको टोटल
54% एरिया में देखने, मतलब 54% आपको जो है भारत में क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक। अच्छा, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, तीन तरीके के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब संरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आपको रिजर्व फॉरेस्ट 54% देखने को मिलेगा, वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 29% मिलेगा, वहीं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो 17% देखने को मिलता है। अच्छा, क्यों इस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि क्यों वनों को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है? इसलिए वर्गीकृत किया गया है कि वनों को बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि जिस हिसाब से मानव की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, मानव का प्रसार एकदम, उसके पैर जो है हर तरफ फैलने लगे हैं, कि वो जंगलों को भी नहीं छोड़ रहा है, वहां पर भी कटाई होती चली जा रही है, वहां पर भी आपको घर बसते नजर आने लगे हैं, वहां पर भी शहरीकरण देखने को मिल रहा है। तो अगर इसी तरीके बढ़ता चला गया तो क्या हमारी पृथ्वी पर वन बचेगा? और अगर पृथ्वी पर वन नहीं बचेगा तो इंसान भी नहीं बचेगा। लेकिन ये बात इंसानों के दिमाग में घुसती ही नहीं है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अगर वन जीवित रहेंगे, वन रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तभी इंसान रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ऑक्सीजन का लेवल आपको यहीं से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये देते हैं हमें, राइट, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये देते हैं। दूसरा हमारे जो ओशियंस है, महासागर, यहाँ से भी हमें बहुत ज्यादा ओशियंस देखने को, मतलब ऑक्सीजन देखने को मिलता है। और महासागर में भी कहीं हवा से तो बन के आता नहीं, महासागर में भी जो नीचे जो जलीय पौधे हैं, ठीक है, वहीं से तो ऑक्सीजन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहीं से आपको जो है ऑक्सीजन की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा ठीक है, हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पर वनों के उनके संरक्षण के लिए जो है इस तरीके से उन्हें डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, इनमें अंतर क्या क्या है? जैसे हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है बच्चा, कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यहाँ पर सरकार का पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है, कोई भी मानव गतिविधि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, ये पूरी तरह से रिजर्व होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? ये भी पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मानव गतिविधियों को क्या है, अलाउ कर दिया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत मानव गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं, ये ऐसा यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार का ही स्वामित्व हो, और भी तरीके से इस पर क्या है, स्वामित्व जो है बिठाया जा सकता है, और यहाँ पर आपको मानव गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम मानव गतिविधियों के अकॉर्डिंग हम इसे अगर क्लासीफाई करें तो रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्कुल भी मानव गतिविधि नहीं होती है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ी बहुत परमिशन के साथ यहाँ पर मानव गतिविधि होती है, और अनक्लासिफाइड में आपको मानव गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। डन, ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर ऐसी हमारी हरी भरी धरती रहे तो कितना सुंदर लगे देखने में, लेकिन मानव मानव ऐसा कभी रहने देगा? वही तो बात है, यही तो समस्या है, यही तो विडंबना है। ठीक है, अब देखो, सामान्यतः 5 प्रकार के आपको वन देखने को मिलते हैं: सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और दलदली वन। ठीक है, ये 5 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सदाबहार वन की। नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत क्या है, सदाबहार है, हमेशा खिले खिले से रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, और इसी वजह से हम इन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है, भारी वर्षा होती है, वहां पर आपको ये वन देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं, और इन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, बारिश 1750 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और इन वनों में पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां क्या है, कभी नहीं गिराते। ये मतलब एक होता है ना कि पतझड़ का टाइम आता है पेड़ों का, कि पत्तियां अपनी गिराते हैं, बट यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। यहाँ सदैव 12 मासी यहाँ पर क्या है, इनकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पेड़ हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। और ये वन आपको पश्चिमी घाट में, पूर्वोत्तर भारत में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ ये
फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ये जरूर अपने दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। एरिया वाइज याद रखोगे और इसको मैप में आप समझोगे ना कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं, तो और को आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट में याद रखो, रटो कि हाँ अंडमान निकोबार पूर्वोत्तर में पश्चिमी घाट में, ना रटने की जरूरत नहीं है। मैप में देखो, समझो, 2-3 बार मैप में देखते रहोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन कैसा वन होता है भैया, ये सबसे व्यापक प्रकार के वन है। मतलब अगर हम ये पूछें कि सबसे ज्यादा फैला हुआ, सबसे ज्यादा विस्तारित रूप में कौन सा वन देखने को मिलता है, तो हमारा पर्णपाती वन देखने को मिलता है। इन वनों में पेड़ अपनी पत्तियां क्या है, एक विशेष मौसम में जो है गिराते हैं। मतलब एक विशेष मौसम में यहाँ पर क्या है, पत्तियां गिरती हैं पेड़ की, जैसे कि सर्दियों का मौसम ना, मतलब ठंडी का मौसम आया, जैसे पतझड़ का टाइम आता है, तो ये पेड़ क्या है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ये वन आपको भारत के मध्य में, उत्तर में और पूर्वी भागों में देखने को मिलेंगे। तो व्यापक रूप से आपको भारत में पर्णपाती वन ही देखने को मिलते हैं। इन्हें हम डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से हम डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कटीले वन, कांटेदार यहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर क्या है बहुत कम वर्षा होती है, वहां पर आपको जो है ये वन देखने को मिलते हैं, जहां बारिश क्या है 50 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है, ठीक है। इनमें क्या है, छोटे और कठोर होते हैं, ठीक है। पेड़ कैसे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं और बहुत कठोर पेड़ होते हैं, बहुत हार्ड टाइप के होते हैं। इसकी लकड़ियां जो है बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, कांटे होते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी भाग में और दक्षिणी भाग में आपको ये कटीले वन देखने को मिलेंगे। बोले तो कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, कोनीफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको कोनिकल टाइप के जो है मतलब कांटेदार आपको जो है पेड़ देखने को मिलते हैं, इसमें आपको कांटे मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्वतीय वन है, बोले तो माउंटेन, ठीक है, माउंटेन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में जो है पेड़ों की ऊंचाई, ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर पेड़ पेड़ में विविधता देखने को मिलती है। जैसे आपको याद होगा जब हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा था, मृदा के बारे में पढ़ा था, कि जो पर्वतीय मृदा होती है वो ढलानों के साथ, ऊंचाई के साथ क्या है, बदलती जाती है, उसमें विविधता देखने को मिलती है। यही सेम चीज हमें वनों के साथ भी देखने को मिलेगा, पेड़ पौधों के साथ भी देखने को मिलेगा। कि मान लो नीची ढलान पे है तो अलग तरीके से पेड़ मिलेंगे, ठीक है, और ऊंची ढलान पे चले गए और ऊपर चले गए तो अलग तरीके से मिलेंगे पेड़ हमें, ठीक है। अगर हम सबसे ऊपर की बात करें ना, पहाड़ में आपको पता है सबसे ऊपर वाला, मान लो जहाँ पे बर्फ वरफ जमी हो, तो वहां पर आपको अल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब वो ठंडे एरिया में जो पाए जाते हैं, ठीक है, कोनिकल टाइप वाले, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब क्या है, ये वन आपको हिमालय में, विंध्य में और नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमारे जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है दलदली वन, बोले तो मंगरू फॉरेस्ट। अब से दलदली वन का मतलब क्या है, ये आपको दलदली और तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। मतलब कि जहां पर क्या है, एक साइड पानी हो और एक साइड क्या है हमारा जमीन हो, मतलब तटीय क्षेत्र हो, वहां पर आपको इस टाइप के जो है वन देखने को मिलते हैं, दलदली वन, ठीक है। इन वनों में क्या होते हैं, पेड़ पानी में रहने के अनुकूल होते हैं। यहाँ पर आपको पेड़ जो है, इनकी जड़ें आपको पानी के अंदर दिखाई पड़ेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है, ठीक है, सुंदरबन, ठीक है। आपको वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है, जिसको गंगा नदी का डेल्टा है वो है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो यहाँ पर पूरा जो बड़ा सा, सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वहां पर आपको जो है इस टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे। इन्हें हम मंगरू फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ये आपको गुजरात में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। क्लियर हो गया, एनी डाउट? आपका सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ, चलो ठीक है, आप यहीं पे देख लो, फिर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में संरक्षित तथा सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर आपको रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, आपको बहुत ज्यादा, आपको व्यापक रूप से यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और सुंदर वन में मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है। अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें, जो जो हमारा दलदली वन है, जहाँ पर आपको जो पेड़ पौधे हैं वो पानी के अंदर उनकी जड़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको सबसे ज्यादा सुंदर वन में, बोले तो वेस्ट बंगाल में देखने को
मिलते हैं। अच्छा, हिमालयन यवक नामक औषधीय वृक्ष एक औषधीय वृक्ष है जिसमें आपको टैक्सोल नामक रसायन की प्राप्ति होती है। ठीक है, टैक्सोल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि टैक्सोल ये जो रसायन है इससे क्या है, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। तो ये एक औषधीय वृक्ष से मिलता है, ये एक प्रकार का रसायन है। और आपको मैं दिखा दूंगी, आपका सुंदरबन डेल्टा है, देख सकते हो। ये साइड में इधर देखो, ये यहाँ पर देखो बच्चा, देखो ये देख रहे हो, ये नीचे देखो पेड़ जो है ना, ये पानी के अंदर है, देख रहे हो, ये जो पेड़ है ये पानी के अंदर है। ये आप सुंदरबन डेल्टा आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है दलदली टाइप के जो है वन देखने को मिलेंगे, दलदली वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कितनी सुंदर सी सीनरी है, ऐसा बस लग रहा है ना कि प्यारी सी बोट हो और बस निकल जाए सैर पे, एकदम सुकून भरी सैर पे, है ना, अच्छा लग रहा है देख के, है ना। चलो, हम जो बात कर रहे थे टैक्सोल की, टैक्सोल बहुत इंपॉर्टेंट रसायन है जो कि कैंसर के उपचार में भी काम आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ एक कुनैन नामक औषधि का उपयोग क्या है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मतलब तुम सोच लो कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो है ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जहां से हमें औषधि मिलती है। जैसे कि हमने टैक्सोल के बारे में बताया, दूसरा हमने किसके बारे में बताया, कुनैन, जिससे कि मलेरिया जैसे रोगों को सही किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मार्फिन का उपयोग क्या है, दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखना बेटा, ये टैक्सोल, कुनैन और मार्फिन, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में औषधि के बारे में पूछता है तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और कौन सी रसायन से जो है कौन सी बीमारी ठीक की जाती है ये भी अपने दिमाग में बिठा के रखना, राइट। चलो, आयुर्वेद का जनक जो है महर्षि चरक को माना जाता है। ठीक है, जिनका संबंध क्या है, भारत देश से, बिल्कुल ये यहीं के हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है चरक संहिता लिखी गई है। ठीक है, चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जो हमारे महर्षि चरक हैं उन्हीं के द्वारा, जिन्हें हम आयुर्वेद का जनक मानते हैं। ठीक है, 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या है, चिपको आंदोलन भी चलाया गया था। चिपको आंदोलन आपको भी देखने को मिलता है, ये पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था, वनों को बचाने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन, राइट, समझ रहे हो। इसमें क्या हुआ था कि भैया पेड़ों को काटने के लिए आए थे लोग। ठीक है, पेड़ों को काटने के लिए आए थे लोग, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, जो ग्रामीण वहाँ के लोग हैं, वो जाके पेड़ों से ही चिपक गए थे कि भाई पेड़ काटने से पहले तुम्हें हमें हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो लीडरशिप किसने की थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। और ये आपका होमवर्क है कि आप इसके बारे में और जानना। ठीक है, इसके बारे में ना और आप थोड़ा सा रिसर्च करना, सर्च करना गूगल पे, और थोड़ा सा कुछ डाटा को कलेक्ट करना कि चिपको आंदोलन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई थी और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया गया था, ये भी देखना। चलो, अभी तक हमने सभी क्या है, वनों की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वन्य जीवों के बारे में। ठीक है, अब हम वन्य जीवों के बारे में भी बात कर ले। देख रहे हो कितने, देखने में बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं बड़े खतरनाक खतरनाक, लेकिन है ना। चलो भैया, वनों में निवास करने वाले पशु पक्षियों को हम वन्य प्राणी कहते हैं या वन्य जीव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है भैया, मयूर, बोले तो पिकॉक, मोर। सभी को पता होगा, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं पता, कोई ऐसा बच्चा कि जिसको नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, पता है ना बेटा, हाँ पता रहना चाहिए। और राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, बाघ है। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है ना, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। अगर तुमसे सवाल में पूछता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, मतलब पानी में रहने वाला राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो वो हमारी डॉल्फिन है, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था, मतलब इन्हीं जीवों के संरक्षण के लिए एक भारतीय जीव बोर्ड का यहाँ पर क्या है, गठन किया गया 1952 में। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। 1970 में क्या है, बीएसआई तथा एफआरआई के द्वारा विलुप्त हो रहे प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए रेड डाटा बुक, ये डाटा बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेड डाटा बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया, और जबकि असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक जारी किया गया। ठीक है, ये दोनों बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारे लिए रेड रेड बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तुम्हारे लिए ग्रीन बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, रेड बुक उसके लिए भैया जो थोड़ा सा क्या हो रहा है, विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, मतलब जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है आपको रेड बुक में देखने को मिलेगा। वहीं जो साधारण से हैं, मतलब क्या है, जो थोड़ा सा एक तरीके से बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि ऐसे पौधे
ऐसे पेड़ पौधे जो थोड़ा सा असाधारण टाइप के हैं, इनऑर्डिनरी हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ग्रीन बुक में जो है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये दोनों बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा, रेड डाटा बुक और दूसरी ग्रीन डाटा बुक, इसे प्लीज़ याद रखना बच्चा, ठीक है। चलो 1972 में क्या आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है इन्हीं जीवों के संरक्षण के लिए। क्यों ऐसा, अच्छा इतना ज़्यादा संरक्षण की बात क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या है, अच्छा आपने सुना होगा भाई गौरैया, क्या आप गौरैया आपको देखने को मिलती है, स्पैरो जो वर्ड है क्या आपको अब वो देखने को मिलती है, पहले हर घरों की छतों पर वो देखने को मिलती थी, बट अब नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज कितने सारे टावर्स वगैरह लग चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है संख्या इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, कम क्या हो चुकी है, अब वो ना के भी बराबर हैं, ठीक है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती हैं। तो आप सोच सकते हो कितने सारी जो है प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कितनी विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इसी के लिए उनके संरक्षण के लिए एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है 1972 में, ठीक है, 1972 में। और 1973 में क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट आता है भैया, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो कब आया था, वो 1973 में आया था, ठीक है। वो चलाई जा रही है, वो बाघों के जो है संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है 1973 से। अब देखो एक तरीके संरक्षण की बात करें तो दो तरीके से आपको मेन देखने को मिलते हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, बोले तो वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक अधिवासों में जब संरक्षित किया जाता है तो उसे इन सीटू प्रयास कहा जाता है। मतलब क्या है कि जब भी जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए उनको उन्हीं के घर में रखा जाए, मतलब कि प्राकृतिक जो वन है उसी के अंदर जो है वहाँ के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किए जाएं, तब उन्हें हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हें संरक्षित करने के लिए जो है कहीं उन्हें बाहर रखें, जैसे कि हमारे नेशनल पार्क वगैरह हैं, ठीक है, क्या है हमारे नेशनल पार्क जैसे है ना, बायोडाइवर्सिटी उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, पक्षी अभ्यारण्य जो बनाया जाता है, नेशनल पार्क जो बनाया जाता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, तो कहीं और अगर बाहर उन्हें रखा जा रहा है उनके संरक्षण के लिए तो हम उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट प्लीज अपने दिमाग में याद रखना, इनसे मतलब क्या है, उन्हीं के घर पर उनको संरक्षित किया जा रहा है, और एक्स क्या है, उन्हें बाहर ले जाकर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके लिए आपको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जो आपको 104 देखने को मिलते हैं, विहार क्षेत्र है 551 है, और जैव मंडल रिजर्व बोले तो बायोस्फीयर रिजर्व जिनकी संख्या आपको 16 देखने को मिलती है, ठीक है, डन। 16 क्या बेटा, ये आपको 18 देखने को मिलेगा अब, ठीक है, ठीक है। इसको आप एक बार से चेक करना कि ये डाटा आपको सही है कि नहीं, क्योंकि आपके बुक का डाटा है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे वो तो बुक का डाटा पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको तो बुक के डाटा के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे गए हैं, कोई नहीं, लेकिन आप इसे एक बारी से इसको चेक ज़रूर करना, ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करना कि क्या ये डाटा सही है, ठीक है, इसको आप ज़रूर मैच करना, हो सकता है कि अब के टाइम पे ये बढ़ गया हो, ठीक है, इनके नंबर्स क्या हैं अब ज़्यादा हो गए हों, ठीक है। चलो अच्छा, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, देखो इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं और कहाँ पर है वो ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें, कुछ समझने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझते चलना, बस मैं बोल रही हूँ तुम ध्यान से प्रेम से आराम से बैठो सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। चलो कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में देखने को मिलेगा। मानस वन्य जीव आपको असम में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, अभी इसको मैप में भी देख लेंगे, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, देख रहे हो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे क्या है राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, रणथंभौर नाम से समझ में आ रहा है राजस्थान में है, ठीक है। धाना पश्चिमी विहार राजस्थान में है। सरिस्का भी राजस्थान में है। पेरियार आपको केरल में देखने को मिलेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ सुनते जाओ, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई समझने वाली चीज नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बस केवल, और इसे आप मैप में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैप है अभी आगे, जस्ट चिल,
ठीक है। चंद्रप्रभा भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं, राइट, शेर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है। चिल्का जो है उड़ीसा में है। इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, मैंने बताया। यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहा आपका एक प्रॉपर मैप, ध्यान से देख लो, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। ये आपका प्रॉपर मैप है और इसमें बहुत सारे क्या है आपको देखने को मिल रही हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको यहाँ पर देखो, सरिस्का है, ठीक है, कुंभलगढ़ है, ठीक है, जैसे कि, और कैमूर है इधर, और भी बहुत, देखो कैमूर तो आपका बिहार में आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी, भाई बहुत सारी है, कोयना है, बहुत सारी, भाई ध्यान से इसको पढ़ लेना, समझ लेना। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट, जो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने स्लाइड में रखा हुआ है, बाकी और भी एक्स्ट्रा है जो तुम उसको मैप में समझ सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने स्लाइड में रखा हुआ है, तो स्लाइड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लेना। बाकी इसे ये आपके समझने के लिए है कि अगर आप एक्स्ट्रा भी कुछ अगर पढ़ सको, समझ सको, तो वो आपके लिए मैप में आपको वो मिल जाएगा। डन। चलो, इसके अलावा कुछ हमें बिहार में भी बहुत सारे क्या है अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है गया में है, और कांवर झील अभ्यारण्य आपको बेगूसराय में मिलता है, कुशेश्वर स्थान पश्चिम विहार दरभंगा में है, और वाल्मीकि नगर जो है वो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रजनन केंद्र की, ठीक है। प्रजनन केंद्र का मतलब क्या होता है बच्चा, ये एक ऐसा है, मान लो कि जो संकटग्रस्त प्राणी है यहाँ पर, ठीक है, जो वन्य जीव है, इनकी संख्या में वृद्धि के लिए उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु केंद्रों को प्रजनन केंद्र कहा जाता है। मतलब क्या है, इस टाइप का यहाँ पर एक क्षेत्र बनाया जाता है, एक ऐसा केंद्र बनाया जाता है कि जो वन्य जीव, जो भी जीव क्या है अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उन्हें एक जगह पर रख कर क्या है उनका प्रजनन कराया जाता है। मतलब क्या है, इससे और ज्यादा क्या है रिप्रोडक्शन हो, और उनकी उनकी क्या है और आने वाली पीढ़ी आए, उनकी और संतान हो, राइट, और भी उससे जीव उन्हीं उनके बच्चे हों, ऐसा मतलब उसके लिए वहां पर रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए बाकायदा केंद्र बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रजनन केंद्र। और ऐसा आपको बहुत सारे जीवों के लिए देखने को मिलता है, जैसे कि ओडिशा के नंदन कानन में क्या है सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है, सफेद बाघ के लिए, ताकि क्योंकि हमें पता है कि सफेद बाघ की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, एकदम विलुप्त होने की कगार पर है, तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या है, प्रजनन कराने के लिए क्या है, नंदन कानन में आपको एक केंद्र देखने को मिलता है। वैसे ही मध्य प्रदेश के मुरैना में क्या है घड़ियाल प्रजनन केंद्र की भी स्थापना कराई गई है, क्योंकि घड़ियालों की संख्या भी अब क्या है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ज्यादातर आपको ये वही यमुना में देखने को मिलते हैं, चंबल रिवर में, ठीक है, क्लियर। तो उनकी संख्या भी क्या है बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो उसके लिए भी क्या है प्रजनन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। देख लो, ऐसा दिखता है एकदम क्यूट क्यूट सा क्यूट सा, खतरनाक है भाई एकदम, कौन बोलेगा क्यूट, कोई क्यूट फोटो में ही क्यूट लगते हैं ये, है ना। हाँ, नहीं सामने से क्यूट लगेंगे तुम्हें ये। अच्छा, हॉट स्पॉट किसको हम बोलते हैं, कुछ मेन मेन पॉइंट्स है, मेन मेन टर्म्स हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ध्यान समझ लेना। एक तुम्हारा प्रजनन केंद्र हो गया, दूसरा तुम्हारा हॉट स्पॉट, यह विशेष क्षेत्र है जहां संकटग्रस्त जीव जंतुओं की बहुलता हो, उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब क्या है, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ ऐसे जीव ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर है, जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है, जो इंडेंजर्ड हैं, वैसी स्पीसीज अगर आपको किसी एक एरिया में ज्यादा देखने को मिल रही है तो हम उसे हॉट स्पॉट बना देते हैं, हम उसका और ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। जैसा कि 1988 में क्या है नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान पर जोर दिया गया था। तो हॉट स्पॉट इतना याद रखो कि जो भी संकटग्रस्त जीव हैं अगर उनकी संख्या कहीं पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है तो उस पूरे क्षेत्र को हॉट स्पॉट बोला जाता है, कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाता है वहां के जीवों का। एक लास्ट हमारा है जैव अपहरण। भाई ये थोड़ा सा ना कि वर्तमान समय में आधुनिक यंत्र मशीन और तकनीकों की मदद से जीवों के अनुवांशिक गुणों में हेर फेर की जाती है, जिसे जैव अपहरण कहा जाता है। तुम सोच सकते हो बेटा, यहाँ पर क्या है तकनीकी की मदद से, भाई इंसान चाहे तो पता नहीं क्या करने लगता है, भाई इंसान इंसान ही है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जैसे भाई तकनीकी की मदद से वो क्या करता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जीवों की जो अनुवांशिक गुण हैं,
ठीक है, कि मान लो किसी एक का गुण तुमने हेर फेर करके किसी और में करवा दिया, इस तरीके से क्या है, गुणों की अदला बदली करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं जैव अपहरण। और ये कैसे होता है, तकनीक की मदद से होता है। वही ना बेटा, कि तकनीकी हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, घुमा फिरा कर वही बात है ना। हाँ, अब ये हमारा एक पॉइंट है, जैव विविधता बोले तो क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जीव जंतुओं के बीच क्या उनके रंग रूप, आकार, गुण, स्वभाव इत्यादि के आधार पर विविधता देखने को मिलती है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव देखने को मिलेंगे, जिनका आकार अलग है, जिनका रंग अलग है, जिनके गुण अलग है, जिनका स्वभाव अलग है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इतनी विविधता उसमें देखने को मिलती है, और उसे टोटल कुल मिलाकर हम उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। हमारे यहाँ आपको बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती भी है। ठीक है, जमीन पे अलग है, पानी के अंदर अलग है, तो विविधता बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधों में भी और जंगली जीवों में भी। ठीक है, वन में भी विविधता है और वन्य जीव में भी विविधता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो गया होगा, और हमने वन के बारे में समझा, कितने प्रकार के वन होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मैप में देखा। देन हमने वन्य जीवों के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि भाई कौन से जीव इतने ज़्यादा विलुप्त होते चले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए हैं उनके संरक्षण के लिए। तो सारी चीज़ें हमने इस वन शॉट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम से क्लियर हो गया हो। नहीं क्लियर होगा, एक बार इसे दोबारा से शांति मन से बैठ के देखना। कोई भी अगर डाउट है, जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। देन मिलते हैं दोबारा से एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।